हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम सॉल्व कर रहे थे जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीएड 2022 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 पार्ट दोस्तों अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद आप वो भी देख लेंगे। ये पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम आज सॉल्व करेंगे आपके लिए साइंस और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस, जो कि आपसे 2022 में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 90 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। 91 से स्टार्ट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की एसआई इकाई क्या होती है। तो ये अब इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने क्या क्या दिए हुए, ऑस्टर्ड, वोल्ट, एम्पियर या आपका ओम। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही, ऑस्टर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए ऑस्टर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट भी दिया था, जो आप ऑलरेडी जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता दूं। ऑस्टर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक मैग्नेट में आपके निडल रख दी थी और उसके अराउंड क्या किया, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही जनरेट हुई तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो निडल थी उसका डिफ्लेक्शन वहाँ शो हो रहा था। दैट मीन्स कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी जनरेट हो गई थी। तो आप ये एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पर देख भी सकते हैं, ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। बाकी दोस्तों जो आपकी जो एसआई यूनिट की अगर मैं एक और बात करूं तो उसकी जो एसआई यूनिट फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो होती है वो आपकी होती है टेस्ला। लेकिन क्योंकि यहाँ पर टेस्ला नहीं था तो ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के साथ ही रहेंगे। हालांकि ये सीजीएस यूनिट होती है आपकी। एक टेस्ला बराबर 1 टेस्ला बराबर होता है। और एक और होती है दोस्तों गॉस। आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन की यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की आप एक और ऐसा यूनिट होती है सीजीएस यूनिट, जिसको हम गॉस के नाम से आते हैं। तो गॉस जो होता है 1 टेस्ला बराबर 10,000 गॉस के बराबर होता है। 1 टी बराबर 10 की पावर 4 जी। तो ये था एडिशनल पॉइंट इसमें। क्वेश्चन नंबर 92 में, द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी पावर सप्लाई यूज्ड इन इंडिया इज, यानी कि जो एसी की जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में जो सप्लाई होती है। क्या वो 70 हर्ट्ज है, ऑप्शन बी में है 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज या 40 हर्ट्ज। तो ऑलरेडी इसका आंसर ऑलरेडी आपको पता भी होगा, ये कई बार आपने पढ़ा भी होगा या कहीं पे आपने सुना भी होगा। 50 हर्ट्ज की वो फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया के अंदर। और एसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट। एसी की फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट। और यूएसए के अंदर कितनी होती है दोस्तों, ये होती है आपकी 60 हर्ट्ज जो होती है आपकी यूएसए या चाइना वगैरह के अंदर ये यूज़ की जाती है। मोस्टली आप देखेंगे कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है यूएसए के अंदर 60 हर्ट्ज होती है। तो ये एडिशनल पॉइंट है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 93 में देखेंगे अब, मेटल दैट मैग्नेटाइज बाय ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर, यानी कि वे धातुएं जो बाह्य चुंबक क्षेत्र में परमाणु चुंबकीय आघूर्णों के उन्मुखीकरण के द्वारा चुंबकीकरण हो जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, क्या फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है या एंटी मैग्नेटिक है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ये आपको ऑलरेडी पता भी होगा, ऑप्शन नंबर बी पैरामैग्नेटिक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 में चलेंगे अब, साउंड ट्रेवल्स एट 332 मीटर पर सेकेंड इन एयर, इट मीन्स दैट, यानी कि साउंड जो होता है आपका 332 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है, इसका क्या मतलब है। द सोर्स ऑफ साउंड मूव 332 मीटर इन 1 सेकेंड, या द लिसनर मूव 332 मीटर इन 1 सेकेंड, या एयर मूव 332 मीटर इन 1 सेकेंड, या लास्ट ऑप्शन है आपका द डिस्टर्बेंस इन द एयर मूव 332 मीटर इन 1 सेकेंड। तो दोस्तों जब भी आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है 332 और टाइम है आपका पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड। तो आपको ऑलरेडी पता चल भी गया होगा कि आंसर क्या है इसका। 94 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द सोर्स ऑफ साउंड मूव 33 मीटर इन 1 सेकंड। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इतना मीटर इन 1 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में हमसे बोला गया है, When the ice melt its temperature, जब बर्फ जब पिघलती है तो उसका टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है, बढ़ जाता है या घट जाता है, या आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो दोस्तों जब आइस जब मेल्ट होती है
तो उसका जो टेम्परेचर रहता है, यानी कि जो उस टाइम जो वाटर होता है ना, उसका भी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 96 में देखेंगे अब, द मोमेंटम ऑफ अ गिवन मास इज प्रोपोर्शनल टू। मोमेंटम यानी कि द्रव्यमान का संवेग किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको मोमेंटम का फॉर्मूला बता देता हूँ। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर m इंटू वी। P स्टैंड फॉर मोमेंटम, M स्टैंड फॉर मास और V स्टैंड फॉर वेलोसिटी। तो यहाँ से आपके पास दो पॉइंट निकल के आ रहे हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और सेकंड पॉइंट आपके पास निकल के आ रहा है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यहाँ पर प्रोपोर्शनल में क्या है? वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो नहीं था, स्पीड है, शेप भी नहीं है, कलर भी नहीं है, वेलोसिटी मतलब आपका स्पीड। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, आपका स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एसआई यूनिट की बात करेंगे मोमेंटम की। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मास की एसआई यूनिट अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मास हम मेज़र करते हैं किलोग्राम में, और वेलोसिटी की ऑलरेडी अभी ऊपर आपने पढ़ के आए हैं मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट हो जाएगी मोमेंटम की। तो ये एडिशनल पॉइंट है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 97। अब दोस्तों यहाँ से आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, जिसमें हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को। एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25 हमें एचसीएफ बताना है, यानी कि एचसीएफ का मतलब होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 8, 9 और 25 दोस्तों अगर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 8 और 9 और 25 का जब आप फैक्टर निकालोगे तो उनमें कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं आएगा जो इनको डिवाइड कर दे। तो सिर्फ इसीलिए जब कोई एचसीएफ नहीं होता तो वहाँ पर सभी में एक छुपा होता है, यानी कि 8 में भी एक छुपा हुआ है, 9 के अंदर भी एक छुपा हुआ है, और 25 के अंदर भी एक छुपा हुआ है। दैट मीन्स एक सभी के अंदर है और एक सबके अंदर हो जाएगा, तो एचसीएफ भी आपका 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 98 में। 98 में हमसे बोला गया था द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज, यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? रैशनल होता है, इरेशनल होता है, बोथ रैशनल और इरेशनल, या नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, इरेशनल नंबर होता है हमेशा। तो कभी भी दोस्तों अगर आप रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। अगर आप कोई रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करते हो तब भी आपका इरेशनल आएगा। अगर इरेशनल से रैशनल को सब्ट्रैक्ट या रैशनल से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट, किसी से भी सब्ट्रैक्ट करो, चाहे आप रैशनल से करो इरेशनल को या इरेशनल से करो रैशनल को, तब भी आपका इरेशनल नंबर आएगा। और डिवीजन भी होगा तब भी आपका इरेशनल आएगा, यानी कि आपका रैशनल नंबर को रैशनल से डिवाइड या इरेशनल को रैशनल से डिवाइड या रैशनल को इरेशनल से डिवाइड, तब भी आपका इरेशनल नंबर ही आएगा। इसीलिए हमारा सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ से आपके ये वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं कि यहाँ पर आपसे प्रोडक्ट का पूछा, हो सकता है आपसे प्लस का पूछ लिया जाए, हो सकता है आपका माइनस का पूछ लिया जाए या डिवीजन का पूछ लिया जाए। तो इन क्वेश्चंस के लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 विच नंबर इज डिविजिबल बाय 11, यानी कि आपसे बेसिकली 11 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ रहा है। अब अगर आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो दोस्तों आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जैसे इस बच्चे ने किया हुआ है वैसे ही करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप डिविजिबिलिटी का रूल करेंगे तो आप क्या करेंगे, कोई भी नंबर होगा जैसे स्टार्टिंग का, इन दोनों नंबर को प्लस करोगे और इन दोनों को प्लस करोगे और फिर इनका सब्ट्रैक्शन आपस में ले लोगे, यानी कि 1 + 1 किया तो 2 आ गया और 6 + 1 किया तो आपके पास कितना है 11, और 11 को जब 2 से माइनस किया तो 9 आया। 9 या तो आपके पास आना चाहिए माइनस करके 11, या आना चाहिए 11 का या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अब यहाँ पर 11 का मल्टीपल भी नहीं है और ना ही 0 आ रहा है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन तो हो जाएगा गलत आपका। अब बढ़ेंगे इस वाले की तरफ। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 1 + 5 6 और 4 + 2 6, यानी कि 6 प्लस यहाँ पे भी 6 आ गया,
यानी कि पहला और तीसरा, और ऑड वाले ऑड के साथ प्लस करेंगे, इवन वाले इवन के साथ प्लस करेंगे, और 4 2 आगे प्लस, और जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपके पास आ जाएगा 0। दैट मीन्स ये 11 से डिविजिबल आसानी से हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप आसानी से सॉल्व कर भी सकते हो। 11 से जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, 5 उतारेंगे, फिर 3 बार में जाएगा 33, 2 बच जाएगा, 2 उतारेंगे फिर, और ये 22 से चला जाएगा। दैट मीन्स आपका बिल्कुल कट रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में ये 3 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 2, और 3 और 2 का डिफरेंस 1 आएगा। दैट मीन्स ये भी डिविजिबल रूल नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं आएगा, इसीलिए हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और वो घुमाना चाहता तो इस तरीके से दे सकता था। जैसे अगर मैं और एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड कर दूँ, अगर मैंने ये यहाँ पे और इंक्लूड कर दिया तो तब आप 1 को 5 के साथ और फिर आप 5 के साथ, यानी कि सॉरी 5 नहीं, यहाँ पर आप करते किसको, 1 मिनट, फिर आप इसको सॉल्व करते इस तरीके से कि 1 को 5 के साथ ऐड करते और फिर 5 को 6 के साथ, 4 को 2 के साथ और फिर 5 के साथ, फिर देखते क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर आ रहा होता तो 11 से डिविजिबल हो जाता। यानी कि आप ये नंबर कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितने भी डिजिट तक, आपका रूल्स हमेशा सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100, इफ द सम ऑफ 3 नंबर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 9 एंड देयर प्रोडक्ट इज, यहाँ पर प्रोडक्ट कितना है, यहाँ पर दोस्तों प्रोडक्ट 24 होना चाहिए था, मिसिंग है, तो प्रोडक्ट यहाँ पर है दोस्तों आपका 24, देन द नंबर आर, नंबर बताने में दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। अब देखेंगे यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी में कोई नंबर है जिनका प्रोडक्ट जो है 24 आ रहा है और उनका सम आ रहा है 9, तो पहला ऑप्शन में देखेंगे 2 + 4 6 और 6 + 6 आ गया आपके पास दोस्तों 12, तो 12 तो कट गया क्योंकि 9 था सम। अब देखेंगे 1 + 5 6 और 6 + 3 हो गया आपका 9, यानी कि इसका प्रोडक्ट आपका सम तो बन रहा है 9, लेकिन 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा और 15 को 1 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। दैट मीन्स प्रोडक्ट 24 नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे चेक करेंगे 8 + 2 10 और 10 + 4 14, 14 आपका सम था ही नहीं क्योंकि 9 गिवन था। अब एक ही ऑप्शन बचा, बिना आप कुछ सॉल्व किए इसको लगा भी सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं आप 2 + 3 आपका हो जाएगा 5 और 5 + 4 हो जाएगा आपका 9, यानी कि आपका सम जो है 9 बन रहा है, और मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 4 3 12 और 12 2 24। तो दैट मीन्स हमारी कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में हो रही है, और वही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन भी था। 101 इन अ रेक्टेंगल लेंथ 8 सेंटीमीटर ब्रेथ 6 सेंटीमीटर देन द डायगोनल इज, यानी कि आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें। सबसे पहले रेक्टेंगल आपने ड्रॉ किया और इसमें आपको क्या दे दिया कि लेंथ इसकी 8 मीटर है, 8 सेंटीमीटर है, और आपकी ब्रेथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो डायगोनल दोस्तों ऑलरेडी आपको पता है कि रेक्टेंगल में सभी एंगल आपके 90 डिग्री होते हैं। तो ये इस तरीके का डायग्राम आपके सामने बन के आ गया। यहाँ पे मैंने आपको ये वाला पार्ट दिखा दिया, ये 6 और ये 8। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप पाइथागोरस लगा सकते हो। तो डायगोनल आप कैसे निकालोगे, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे पाइथागोरस लगा कर तो 64 आ जाएगा और यहाँ से 36 आ जाएगा। और ये जब आप सॉल्व करोगे तो 100, और 100 किसका रूट होता है दोस्तों 10 का, यानी कि 10 सेंटीमीटर ऑप्शन आ जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी में दिया हुआ है। तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 102 में देखेंगे आप, और ये एज वाला क्वेश्चन है और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे इस बारी भी पेपर में पूछा जाएगा। एज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ बी, यानी कि ए की जो आयु है बी से 3 ज़्यादा है, 3 गुना है। इन 12 ईयर यानी कि 12 साल बाद ए विल बी डबल द एज ऑफ बी एज प्रेजेंट एज इज, यानी कि दोस्तों अभी बी की एज नहीं पता थी तो हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ बी, प्रेजेंट एज ऑफ बी आपकी x ईयर है, और ए में कहा गया है तो प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि 3 टाइम है, 3 गुना, यानी कि अगर ये x है तो ये 3x हो जाएगी।
अभी तक आपको यहाँ तक क्लियर आ गया होगा। 12 साल बाद 12 ईयर्स लेटर क्या हो जाएगा, 12 साल बाद जो बी की एज है वो आपकी x+12 हो जाएगी और जो आपकी ए की एज है वो 3x+12 हो जाएगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमसे बोला गया, थोड़ा सा मैं नीचे आपके लिए कर देता हूँ ये वाला पॉइंट ताकि आपको और क्लैरिटी यहाँ से नज़र आए। ये बोला गया था कि 12 साल बाद यानी कि x+12 और 3x+12, तो जो ए की एज है वो बी से दुगनी होगी, यानी कि यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इधर सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, 2 को x में किया तो 2x और 2 को 12 में किया तो 24, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपने 2x को उधर लेकर आया और 12 इधर लेकर आएंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास दोस्तों 12। लेकिन 12 तो ये b की एज आई है, हमें किसकी निकालनी थी, हमें निकालनी थी a की। तो a की अभी 3x है और x की वैल्यू है आपके पास 12 आ गई, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से तो 36 साल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही, यानी कि a की जो प्रेजेंट एज है अभी 36 साल है। क्वेश्चन नंबर 103, और ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अ मैन सेल हिज बाइक टू हिज फ्रेंड एट 10% लॉस। ठीक है, एक आदमी है जो अपनी बाइक को बेचता है 10% के लॉस पे। 10% का लॉस का मतलब ये है दोस्तों, एक ए मैन है, एक बी है और एक सी मान लेते हैं हम। तो 10% का मतलब ये हुआ, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि अगर उसकी वैल्यू 10 थी तो कितने में बेचा दोस्तों, कितने में बेचा उसने, 9 में बेच दिया बी को। ठीक है, आगे और क्या बोलता है, इफ द फ्रेंड सेल इट फॉर 54,000 एंड गेन 20% देन ओरिजिनल सीपी ऑफ द बाइक। यानी कि 20% का मतलब यहाँ पर हम देख लेते हैं, 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5, यानी कि अगर 5 की वैल्यू है, अगर ये 5 थी तो प्रॉफिट लगा के बेचा है, यानी कि ओरिजिनल तो 5 था लेकिन प्रॉफिट 1 हुआ, तो टोटल कितने में बेचा सी को, 6 रुपये में। अभी यूनिट डिजिट में हम बात कर रहे हैं। अब देखो ऊपर 9 है और नीचे दोस्तों है आपका 5, लेकिन कोस्ट तो एक ही होगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ कर लेंगे 9 से मल्टीप्लाई, ताकि ये दोनों 45 बन जाएंगे आपस में। और जब ऊपर 5 से किया तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा, और इधर नीचे किया तो इधर आपका 9 से करना पड़ेगा। और अब सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपको 45 और ये आ जाएगा आपका 54 और 10 × 5 आ जाएगा आपके पास 50। सी को कितने में ख़रीदा था दोस्तों, यहाँ पे मैं नीचे करके बता देता हूँ आपको। सी की जो कॉस्ट थी आपको ऑलरेडी पता है कि 54 की वैल्यू कितनी थी, आपकी 54 की वैल्यू थी, यानी कि सी ने जो ख़रीदा वो 54,000 में थी। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 54,000 अपॉन में 54। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1000। हमें किसकी निकालनी थी, ओरिजिनल। तो ओरिजिनल था आपके पास 50, तो उसको 100,000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा 50,000 रुपये आंसर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके लिए और भी मेथड होते हैं, लेकिन ये यूनिट डिजिट से आप जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। अगर आपको इस तरीके के और क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ज़रूर बटन दबाएं। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज़ 0.3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट, यानी कि दोस्तों एक फॉर्मूला ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई इक्वल टू 1। यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी 0 पॉइंट है तो पी ई नॉट कितना होगा, 1। तो पी ई नॉट होगा हमारे पास, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों, तो 1 में से 0.3 आप माइनस करोगे तो 0.7 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, इसीलिए बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 105 में देखते हैं, मीन ऑफ 100 men was calculated as 49. Later it was found that 3 numbers should have been
60, 70 एंड 80 वर रॉन्गली रीड एज 40, 20 एंड 50 रेस्पेक्टिवली। यानी कि दोस्तों 100 नंबर को जोड़ा गया था और उनका मीन 49 था। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ यहाँ पे दी गई है। लेकिन हुआ क्या, जोड़ने में 3 नंबर को ना गलत पढ़ लिया। 40 यानी कि 60 जो था उसको 40 पढ़ लिया, 80 जो था उसको 20 पढ़ लिया, और जो 70 जो था उसको 20 पढ़ लिया, और 80 जो था उसको 50 पढ़ लिया। तो पढ़ने में आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि पढ़ना ज़्यादा चाहिए था लेकिन पढ़ा कम गया है। दैट मीन्स कि आपका जो मीन होगा वो 49 से तो ज़्यादा ही होगा। तो ऑप्शन आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे दोस्तों। 48 नहीं होगा ऑप्शन, 49 नहीं होगा, ये तो 60 होगा या 50 होगा। अब देखते हैं क्या होगा। 40 था लेकिन 60 था लेकिन पढ़ा कितना गया दोस्तों 40। 70 था लेकिन पढ़ा कितना गया 20। और 50 था पढ़ा कितना गया 80 था, पढ़ा आपका 50 गया। जब आप इसको प्लस करोगे तो प्लस करके आएगा दोस्तों आपके पास 110। लेकिन ओरिजिनल क्या होना चाहिए, ये आपका ओरिजिनल है और ये रॉन्ग वाला है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका प्लस करके 210 आएगा। और यहाँ से आप क्लियर देख पा रहे हो कि 100 ज़्यादा होना चाहिए था। अब टोटल नंबर कितने थे 100 होना चाहिए था, और 100 ही ज़्यादा एडअप हो रहा है। यानी कि 100 को 100 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा +1 आएगा। यानी कि 49 तो पहले ही था, उसमें +1 और करोगे, दैट मीन्स आपके पास एवरेज जो नया मीन आता, करेक्टेड मीन जो होना चाहिए था वो 50 होना चाहिए था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। अब 106 में चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ एंड ब्रेथ एंड, यहाँ पर दोस्तों बाइट लिखा हुआ है, ये आपका हाइट है। एक्चुअली यहाँ पर बी ना देकर ये एच होना चाहिए था, हाइट। इसको कट कर लें आप और यहाँ पे लिखें आप हाइट। यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम पूछा गया। अगर आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से लगा सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है दोस्तों L इंटू बी इंटू एच। एल आपके पास 12 है, एड बी आपके पास 8 है और हाइट आपके पास 6 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 576 सेंटीमीटर क्यूब। या इसको और अगर आप लैंग्वेज की फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, क्यूब सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 576 दो ही में है, ऑप्शन में है, या तो स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन क्यूब जो होता है यानी कि वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब में आता है। ऑलरेडी आपको पता है क्योंकि उसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दैट मीन्स सेंटीमीटर का क्यूब। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अगर होता है ये एरिया के लिए होता है, इसलिए हमारा ये गलत होगा। 107 में देखते हैं अब। 107 द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स डायमीटर इज। देखो दोस्तों यहाँ पर एरिया दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो दोस्तों हमसे ऑलरेडी गिवन है कि जो एरिया ऑफ सर्कल है यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर 154 गिवन है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑलरेडी आपको पता है 154 अपॉन में 22 इंटू में 7। आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, दैट मीन्स आर बराबर, आप रूट निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। यह आया आपके पास दोस्तों रेडियस। अब अगर किसी बच्चे ने यहीं पर निकाल कर टिक कर दिया 7 पर तो गलत हो जाएगा। हमसे पूछा गया था डायमीटर, और डायमीटर ऑलरेडी आप जानते हो डायमीटर होता है 2 इंटू आर, 2 इंटू आर, यानी कि 2 इंटू रेडियस आपके पास 7 आया। तो दैट मीन्स आपके पास 14 सेंटीमीटर ऑप्शन आना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 108 में हम चलेंगे। अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड। बाइसेक्टर होता है, मीडियन होता है, परपेंडिकुलर होता है या एल्टीट्यूड होता है।
यानी कि त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत भुजा पर लंबवत खींचा गया रेखाखंड क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है आपका एल्टीट्यूड। क्या कहलाता है? एल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई कहलाता है। यानी कि एक ट्राइंगल है, अलग साइड का भी हो सकता है वो, तो ये मान लो ए है, ये बी है आपकी और ये सी। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस लाइन का हम मोर देन हाफ कंपास लेंगे और यहाँ पे एक आर्क मारेंगे और इस फिर एक मारेंगे बी से और फिर यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। तो ये जो होगा ये क्या कहलाएगा आपका दोस्तों? ये कहलाएगा आपका एल्टीट्यूड। कुछ इस तरीके का बन जाएगा, तो एल्टीट्यूड ये कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, द टेंजेंट ड्रॉन एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर। एक वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, पैरेलल होती है, इक्वल होती है, नन ऑफ द अबव है। तो ये बहुत सिंपल आपसे पूछ लिया है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, एक मैंने आपके लिए सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब देखते हैं, मान के चलो ये आपका डायमीटर है और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, स्पर्श रेखाएं यानी कि टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ से। तो जब टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको पता होगा ये 90 बनाती है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करती है 90 बनती है। तो जब 90 बनेगी यानी कि ये भी स्ट्रेट लाइन होगी और ये भी स्ट्रेट लाइन होगी। और जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी तो आपस में कहीं पे ये नहीं मिलेगी कभी भी, और जब कहीं पे नहीं मिलेगी तो आपस में ये कहलाएंगी समानांतर यानी कि पैरेलल लाइंस आपस में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। 1010 में चलेंगे, यानी कि 110 क्वेश्चन में, इफ एट सम स्टैंड द लेंथ ऑफ द शेड ऑफ अ पोल 30 मीटर हाई स्टैंड √3 मीटर देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। दोस्तों हमसे दिया हुआ है कि एक पोल है, उसकी लंबाई दे दी है और उसका जो शेडो बन रहा है वो कितना बन रहा है वो भी दिया हुआ है। तो पोल आपको पता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, तो उसकी हाइट दे दी और उसका जो शेडो है यानी कि ये ए बी पोल है आपका, और जो बी से सी तक है ये आपकी शेडो बनेगी पोल की, जो कि आपका 10√3। तो हमसे ये 90 एंगल बनेगा यहाँ पर। तो हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है कि थीटा एंगल क्या होगा। अब थीटा एंगल ऑलरेडी आप जानते हो कि परपेंडिकुलर और बेस वाला कॉन्सेप्ट है। तो tan थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan थीटा की वैल्यू आप पुट कर दोगे, यानी कि इसमें परपेंडिकुलर आपका 30 है, बेस आपका 10√3 है, 10 से कैंसिल आपका 3 बारी में, तो आपके पास क्या निकल के आया अभी ये। इसको आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 अपॉन में √3। √3 से √3 कैंसिल, दैट मीन्स आपके पास अभी फाइनल बच रहा है tan थीटा बराबर √3। दोस्तों अगर आपको ये वैल्यू पता है तभी तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज यहाँ पे आप फंस जाओगे। अब थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए tan थीटा की कौन सी वैल्यू √3 होती है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा थीटा की 60 वैल्यू के लिए √3 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। अगर 1/√3 आता तब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती दोस्तों, तब हो जाती 30 डिग्री, अगर ये 1/√3 होता तो, क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 111 क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू एंगल कैन बी क्लासिफाइड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले दोस्तों हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते किसे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिन दो एंगल का सम होता है दोस्तों 90 डिग्री। अब 90 डिग्री 120 और 60 तो 90 नहीं होगा, 50 और 30 80 आ रहा है, ये भी 90 नहीं होगा, 70 और 30 100 हो रहा है, ये भी 90 नहीं होगा, 65 और 25 को जब आप सम करोगे तो ये आएगा आपके पास बिल्कुल 90, यानी कि दो एंगल का सम 90 आ रहा है और यही दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। एक है दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है मैं आपको बताता चलूँ, ये वाला भी हो सकता है सप्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन आ जाए इस बारी। सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता चल गया है। सप्लीमेंट्री एंगल का सम जिनमें दो एंगल का सम आपका होता है 180 डिग्री, वो होते हैं आपस में सप्लीमेंट्री। जैसे यहाँ पर जो 120 और ये साइड जो था ये दोस्तों ये सप्लीमेंट्री एंगल था, ये सप्लीमेंट्री एंगल था क्योंकि इनका सम आ रहा था 180।
112, यानी कि 112 क्वेश्चन में देखते हैं। स्क्वायर एंड रोम्बस आर ऑलवेज, एक स्क्वायर और रोम्बस, एक वर्ग और समचतुर्भुज हमेशा क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, या नाइदर सिमिलर और नॉट कॉन्ग्रुएंट, ना तो समान होते हैं और ना ही सर्वंगसम होते हैं। तो दोस्तों स्क्वायर और रोम्बस ना तो आपस में कभी भी समान होते हैं और ना ही सर्वंगसम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। स्क्वायर में आपको ऑलरेडी पता है कि इक्वल साइड होती है और ईच 90 डिग्री एंगल होता है, लेकिन रोम्बस में इक्वल साइड तो होती है लेकिन अपोजिट साइड्स के एंगल जो होते हैं ना, वो उनका सम वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। 90 ज़रूरी नहीं है वहाँ पर, यानी 90 नहीं होता है। और दूसरा वो डायमंड शेप होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा डायमंड शेप किस तरीके का शेप होता है, कुछ इस तरीके का, इस तरीके का डायमंड शेप होता है। तो ये आपका क्या होता है? रोम्बस होता है। 113, इन अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 6 सेंटीमीटर द डायगोनल। दोस्तों ये तो क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया जो ऑलरेडी हमने किया था अभी, यानी कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आपका क्या दिया हुआ भाई? लेंथ दी हुई है 8 और ब्रेथ दी हुई है आपकी 6, तो डायगोनल पूछ लिया। तो डायगोनल ऑलरेडी यानी कि 8, तो डायगोनल आपके पास 10 आ गया था, अभी हमने सॉल्व किया था बाय पाइथागोरस। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा रिपीट हो गया, जो कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी लक्की रहा होगा, क्योंकि उन्होंने अगर 1 किया तो 1 प्लस में उनको ऑटोमेटिकली मिल गया होगा। 30th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक एपी आपको दिया हुआ है 10, 7, 4, तो एपी का पहला टर्म आपको दिया हुआ है 10, डिफरेंस आप निकालोगे। डिफरेंस आप कैसे निकालते हो? सेकंड टर्म यानी कि 7 में से 10 माइनस करोगे तो -10 आएगा। हमसे 30वीं टर्म पूछी है, तो हमसे पूछा है A30। A30 का मतलब होता है दोस्तों A + 29D। A आपके पास है 10, 29 × 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 29 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों आपके पास आएगा, क्योंकि माइनस में इसलिए माइनस साइन आ गया, -87, और जब इसको सॉल्व करोगे तो -77 आ जाएगा। और ये दोस्तों एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है 10th क्लास का, अर्थमेटिक यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी का ये क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स भी देखने हैं, वहाँ से क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन भी आपका डिट्टो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों। अ ट्रेन ट्रेवल्ड 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर would have taken 1 hour less for same journey. What was the original speed of the train? यानी कि 360 किलोमीटर डिस्टेंस है आपका, और अगर 5 किलोमीटर ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है तो 1 घंटा कम टाइम लगता है जर्नी को करने में। यानी कि अभी अगर आप 50 की स्पीड से चल रहे थे और आपको 5 घंटे लग रहे थे, हो सकता है आप स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम आपका डेफिनेटली कम लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, अभी की जो स्पीड है ट्रेन की वह x किलोमीटर पर आवर है। अगर 5 एक्स्ट्रा हो जाए, इफ 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी भाई? आपको पता चल गया कि x + 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन अगर 5 किलोमीटर ज़्यादा हो जाए तो स्पीड ऑफ ट्रेन आपकी x + 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको ऑलरेडी पता चल ही गया होगा कि हमें करना क्या है। हमें ये करना है कि आपको 360 है, आपको बेसिकली टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाना है। डिस्टेंस आपका 360 है और स्पीड आपका क्या है दोस्तों? स्पीड अगर x होता तो उन दोनों का डिफरेंस लेकर तब आता 1 घंटा बचता। यानी कि अगर x था पहले और बाद में x + 5 हो गया तो पहले ज़्यादा टाइम लग रहा था, बाद में कम टाइम लग रहा था, तो पहले में से बाद वाला माइनस करोगे तो 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? ऑलरेडी आपको पता है, आप इसमें से 360 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर आपके पास x और x + 5 एलसीएम आ जाएगा। x +
5x से x कैंसिल, तो x प्लस 5 बचा आपके पास। x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, तो माइनस x बचा आपके पास। और ये चल रहा है आपका 1 के बराबर, तो x से x आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आपके पास क्या बचा दोस्तों, ऊपर बचा आपके पास ये, और नीचे बचा दोस्तों x प्लस 5 बराबर 1। और ये 1 1 के बराबर चल रहा है, तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मैं आपके लिए यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लैरिटी नज़र आ जाए। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये अंदर और ये अंदर, तो एक्स स्क्वायर और 5x बराबर, और 360 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा दोस्तों 1800। अब 1800 इधर लेकर आ जाओ, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1800 के फैक्टर आप निकाल लो, 900 बार, 450 बार, फिर ये जाएगा आपका 2 2 5, फिर ये आपका जाएगा दोस्तों 5 से कितनी बार, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, फिर ये 5 से जाएगा 9 बार, और फिर ये आपका 9 से चला जाएगा। सिंपल सी बात। अब ये देखो आप यहाँ से बना सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 5 दूनी 45, यानी कि 45 और 40 बनेगा क्योंकि 5 आ रहा है। तो आप क्या बना सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो x कॉमन, x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन आ गया, x प्लस 45। अब आपको यहाँ से दिख रहा है कि x प्लस 45 आ रहा है एक फैक्टर, और x माइनस 40 आ रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों माइनस 45, और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है प्लस 40। स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, इसलिए वाला कट जाएगा, सिर्फ एक ही बचा, यानी कि x स्पीड जो है आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और 40 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की इस वीडियो के टोटल क्वेश्चन जो हमने मैथमेटिक्स में और साइंस के और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 वीडियो को नहीं देखा है तो आप वो भी देख लें, और आने वाले पार्ट्स भी हम जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भी आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।